बिहार से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका बिहार की शिक्षक भर्ती से संबंधित गई हुई है, उस मामले में एक बड़ी अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सबसे पहले राज्य सरकार के द्वारा 320 पेज की एसएलपी दायर की जाती है, जिसमें जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो अपना पक्ष रखने के लिए आईए दाखिल करके उसमें उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। और आज दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा इस मामले में आईए दाखिल करके एक पक्ष बना गया है और अपने पक्ष को रखने के लिए उपस्थिति दर्ज कराई गई है बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा। यानी अब इस मामले में 3 पक्ष हो चुके हैं, पहला बीएड, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा डीएलएड, जिसमें बीएड और राज्य सरकार का लक्ष्य एक है कि बीएड अभ्यर्थियों को इस प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल कराना। वहीं डीएलएड का लक्ष्य यह है कि राज्य सरकार और जो बीएड कैंडिडेट हैं उनका अपोज करते हुए सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों को इस शिक्षक भर्ती में पात्र मानने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना। इन सबके बाद से जो एसएलपी राज्य सरकार ने दायर की है उसमें किन पॉइंट्स को उन्होंने आधार बताया है कि 11 अगस्त के फैसले के बावजूद भी बीएड अभ्यर्थी क्यों एलिजिबल होने चाहिए, 16 पॉइंट उन्होंने बताया है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बात कर रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझने में मदद मिलेंगी कि जो बिहार में शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें क्या कुछ होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि ये जो बिहार से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है, इस पर सभी राज्यों के अभ्यर्थियों की नज़र है, क्योंकि जो 11 अगस्त का जजमेंट था उसमें कोई थ्रेशोल्ड डेट मेंशन नहीं किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये फैसला कब से लागू होगा। 3 तिथियों को लेकर के पूरा विवाद मचा हुआ है। एक जो कि 11 अगस्त को जजमेंट दिया गया, दूसरा 25 नवंबर 2021 जब ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, और तीसरा जब ये गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था 28 जून 2018 को लेकर के। आखिर ये फैसला कब से लागू होगा, इस स्पष्टीकरण को लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जितनी भी राज्यों में भर्ती प्रक्रियाएं ऑनगोइंग प्रोसेस में, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, वो सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट के इस होने वाली सुनवाई पर डिपेंड करेगा। क्योंकि राज्य सरकार ने जो एसएलपी दायर की है उसमें कुछ बातों का जिक्र ऐसे किया है कि ये भर्ती प्रक्रिया हमारी पहले की है और 11 अगस्त का फैसला बाद में आया, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव कैसे लागू हो सकता है। यानी कि जो ग्राउंड के आधार पर इस याचिका को दायर किया गया है, जो ग्राउंड्स बताए गए हैं, उस ग्राउंड पर जब चर्चा होगा तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ों को भी स्पष्टीकरण दे रही होगी कि ये फैसला कब से लागू माना जाएगा। साथ ही साथ यहां पर आपको यह भी समझना है कि अन्य राज्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य राज्यों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका एक लाइन में जवाब दे पाना किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए बहुत मुश्किल काम है। मैं पूरे चीज़ों को एनालाइज करने जा रहा हूं, आप चीज़ों को समझिए और खुद इसके बारे में तय करिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ मामला, बिहार का मामला और मध्य प्रदेश का जो मामला है, आपको देखने में एक ही लग रहा होगा कि तीनों जगह नोटिफिकेशन पहले आ गया और चीज़ें एक समान दिख रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। राज्य सरकार की जो एसएलपी है, भले ही उन्होंने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ के सिमिलर मैटर है, इसलिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बीएड को अलाउ किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, बिहार में भी अलाउ किया जाए, लेकिन आप देखेंगे दोनों की जमीनी हकीकत अलग है। छत्तीसगढ़ के मामले को अगर मैं आपको समझाऊं तो वहां पर जब 11 अगस्त का जजमेंट आया उससे पहले नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, भर्ती का परीक्षा हो चुकी थी, रिजल्ट जारी हो चुका था, सिर्फ काउंसलिंग प्रक्रिया बाकी थी। अब बिहार की भर्ती को देख लीजिए, जब 11 अगस्त को फैसला आता है उस समय सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 10 तारीख को प्री एडमिट कार्ड जारी हुआ था। प्री एडमिट कार्ड, वो भी पूरा एडमिट कार्ड नहीं था, परीक्षा से पहले इनका फाइनल एडमिट कार्ड जारी हुआ था। यानी कि अभी परीक्षा नहीं हुई थी बिहार में, साथ ही साथ रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है। बावजूद इसके राज्य सरकार के द्वारा जो एसएलपी दायर की गई है वो बिल्कुल सिमिलर बताई गई है छत्तीसगढ़ वाले मामले से लेकर के। तो आप इसको सिमिलर मत समझिए, जो कुछ भी वहां बताया जा रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन ये सिमिलर केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये सिमिलर केस नहीं माना जाएगा। दूसरा, मध्य प्रदेश का जो मामला है वो मामला ऑलरेडी सब्जेक्ट टू एसएलपी रखा गया था। आपने लास्ट में जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें देखा होगा कि 2 से ढाई घंटे मामले की सुनवाई हुई, जिसमें यही सब बातों पर चर्चा हुआ। तो यहां पर आप तीनों केस को एक साथ नहीं देख सकते, तीनों केस अलग अलग है, तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। भले ही एसएलपी में ये बातें मेंशन की गई हैं कि सिमिलर है, सिमिलर नहीं माना जा सकता।
तो यहाँ पर राज्य सरकार जो स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की है उसमें राज्य सरकार के कुछ विशेष मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण आ सकता है, लेकिन जिस प्रकार से ड्राफ्टिंग की गई है उससे ये बातें जरूर स्पष्ट होंगी कि ये फैसला कब से लागू होगा। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो निश्चित तौर पर इसका अन्य राज्यों को भी फायदा मिलेगा कि जहां पर चीज़ें चल रही थी वहां पर एक डाउट है कि कब से ये फैसला लागू होगा, तो निश्चित तौर पर अन्य राज्यों को भी इससे लाभ होने वाला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस सुनवाई से। क्योंकि आप लोग देखेंगे मध्य प्रदेश का मामला अब 2 नवंबर को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है, छत्तीसगढ़ का मामला अब 28 नवंबर को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है, यानी उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की एक सुनवाई हो चुकी होगी बिहार वाले मामले को लेकर के। यानी कि एक पॉइंट कि ये फैसला कब से लागू होगा, इस मामले को क्लियर होने के बाद से इसका प्रभाव सभी राज्यों पर पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी देखना होगा कि अन्य राज्यों में जो मामले चल रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों में आप पिटिशनर को देखिए कौन है। वहां पर पिटिशनर डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, और बिहार वाली भर्ती में देखिए पिटिशनर कौन है, पिटिशनर यहां पर राज्य सरकार है। देखिए पिटिशनर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 2 पक्ष है जिनके बीच में विवाद हुआ किसी मामले को लेकर के, तो पहला पक्ष जो है जिसने पिटीशन फाइल किया है, मान लीजिए वो एक आरोप लगाता है किसी दूसरे रिस्पोंडेंट पर, यानी दूसरे पक्ष पर, कि इसने मेरी जमीन को हड़प लिया है। तो चूंकि जो पिटीशन फाइल करता है उसको ऑनरेबल कोर्ट सबसे पहले सुनती है कि ये पीड़ित है और उसकी बातों को सबसे पहले सुना जाता है, और जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, जो आरोप पिटिशनर के द्वारा लगाया गया है उस आरोप से अपने आप को डिफेंड करते हैं। अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले मामले में देखिए कि जो पिटिशनर है वो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसके बाद से जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो वहां पर एलिजिबल नहीं है, ये आरोप लगाया जा रहा है और ये चीज़ों को बोला जा रहा है डीएलएड कैंडिडेट के द्वारा, और इसको डिफेंड करना है बीएड कैंडिडेट को, और राज्य सरकार का जो भी पक्ष होगा वो अपना आंसर काउंटर फाइल करेगी, वो अलग मैटर है। लेकिन बिहार का मामला इससे जस्ट उलट है। बिहार में पिटीशन किसने फाइल किया है? राज्य सरकार ने, यानी राज्य सरकार अपना पक्ष पहले रखेगी। ऐसा नहीं है कि वहां पर बीएड अभ्यर्थियों को पहले सुना जाएगा या फिर डीएलएड अभ्यर्थियों को पहले सुना जाएगा, नहीं, पिटिशनर जो है पहले उसको सुना जाएगा और उसके बाद से डीएलएड अभ्यर्थियों को डिफेंड करने का मौका मिलेगा कि आपका पक्ष क्या है, आप इस मामले में किस तरीके से पूरे मामले को डिफेंड कर रहे हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में जमीन आसमान का अंतर है। साथ ही साथ आपको यह भी देखना होगा कि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मामला है उसमें जो सेक्शन 23 ऑफ सेकंड है, मतलब कि आरटी एक्ट का सेक्शन 23 का उपधारा 2, जो कि बिहार राज्य सरकार ने इसी के बेस पर केस को फाइल किया है, वो ना तो मध्य प्रदेश में लागू है और ना ही छत्तीसगढ़ में लागू है। क्यों? क्योंकि वहां के पिटिशनर डीएलएड कैंडिडेट हैं, और जो आरटी एक्ट का सेक्शन 23 ऑफ सेकंड है वो राज्य सरकार को पावर देता है कि वो इस प्रकार का अलाउ कर सकते हैं। तो ये वाला मामला वहां पर लागू नहीं होता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में फैसला आता है वो किस पॉइंट पर आता है, क्योंकि जो राज्य सरकार ने एसएलपी दायर की है उसमें यह भी मेंशन किया है कि हमारी जो भर्ती है वो नोटिफिकेशन पहले जारी हो गया और 11 अगस्त का फैसला बीच में आया या फिर बाद में आया, जबकि उन्होंने इस पॉइंट को भी आधार बनाया है कि हम जो केंद्र सरकार है उसको पहले ही अप्रोच कर चुके थे, सेक्शन 23 ऑफ 2 का यूज करते हुए हम रिलैक्सेशन चाहते थे और बीएड अभ्यर्थियों को इसमें शामिल कराना चाहते थे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में आप देखेंगे कि दोनों कंडीशन यहां पर राज्य सरकार ने एसएलपी के तौर पर दायर की है। एक तो वो 28 जून 2018 के गजट को भी बता रहे हैं कि वो उस समय वैलिड था, इस वजह से मैं बीएड को शामिल कर रहा हूं, और दूसरा उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि हम 23(2) का प्रयोग करना चाह रहे हैं, जो कि आपस में ही कंट्राडिक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा वो किस बेस पर आ रहा है? क्या वो इस बेस पर दे रहे हैं कि नोटिफिकेशन पहले आया था और फैसला बाद में आया, इस बेस पर दे रहे हैं, या फिर आरटी एक्ट के जो सेक्शन 23 का उपयोग करते हुए जो जिन शक्तियों की बात राज्य सरकार कर रही है उस आधार पर फैसला देते हैं? अगर वो आरटी एक्ट के सेक्शन 23 वाले के आधार पर फैसला दिया जाता है तो ये फैसला सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य पर लागू होगा। क्यों? ध्यान से समझिएगा। जो आरटी एक्ट का सेक्शन 23 है वो ये कहता है कि पर्टिकुलर किसी एक राज्य में अगर एडिक्वेट जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है तो फिर वहां पर बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ किया जा सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर किसी एक राज्य पर ही केवल लागू होगा। वहां की राज्य सरकार केंद्र सरकार को अप्रोच करेगी और केंद्र सरकार जो है वो एनसीटी से अप्रूवल लेकर के राज्य सरकार को इस प्रकार की परमिशन दे सकती है। यानी ये आरटी एक्ट का जो प्रावधान है वो सिर्फ एक राज्य के लिए केवल एप्लीकेबल होता है, वो पूरे देश भर पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर उस सेक्शन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कोई भी डायरेक्शन दिया
बिहार राज्य सरकार को, तो वो वाला मामला सिर्फ और सिर्फ बिहार तक ही सीमित रहेगा। लेकिन अगर फैसला इस बेस पर दिया गया कि इनका नोटिफिकेशन पहले था और इसके संबंध में फैसला बाद में आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो इस बेस पर अगर फैसला दिया जाता है तो ये फैसला जो होगा अन्य राज्यों की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उस मामले पर भी इसका पूरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखना ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसीडिंग होता है, और साथ ही साथ किस बेस पर इनके द्वारा फैसला दिया जाता है, उसके आधार पर तय होगा कि इसका प्रभाव केवल बिहार में पड़ने जा रहा है या फिर अन्य राज्यों में भी इसका डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।